बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 5 वक्त का नमाजी था, जबकि मेरी बीवी बदकिरदार थी। शादी के बाद मुझे पता चला कि वो तवाइफ रह चुकी है, तो मुझे उससे और नफरत हो गई। लेकिन मैं उसे तलाक नहीं दे सकता था, क्योंकि तलाक की सूरत में मुझे अपना घर उसके नाम करवाना पड़ता। अब मैं अलग कमरे में सोता और उसकी शक्ल भी न देखता। उसके किरदार की वजह से उसके घर वाले तक उससे मिलना पसंद नहीं करते। मेरी बीवा बहन उसकी खूब तरफदारी करती, लेकिन मैं उसकी एक न सुनता। एक रात अचानक वो मर गई, तो मैंने उसके जनाजे में शिरकत किए बगैर उसे दफन करवा दिया। अगले दिन मस्जिद का इमाम मुझे कब्रिस्तान लेकर गया, तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी बीवी की कब्र से निकलने वाली खुशबू ने पूरे कब्रिस्तान को मुअत्तर कर रखा था। मैं हैरान और परेशान घर आया और बहन से उसका जिक्र किया, तो उसने रोते हुए जो इंकिशाफ किया, उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अम्मी ने मुझे यास्मीन की तस्वीर दिखाई थी। वो चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द शादी के बंधन में बंध जाऊं। मैंने तस्वीर देखी तो लड़की अच्छी लगी। मैंने हाँ कह दी तो मेरा रिश्ता मांग लिया गया। लड़की के घर से भी हाँ का जवाब आया था। मैंने अम्मी से पूछा कि लड़की के घर वालों से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, वो लोग कैसे हैं? उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, मेरी उनसे मुलाकात हो चुकी है। क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं है? सच कहूँ तो मेरे लिए ये सब काफ़ी नहीं था। मैं खुद उन लोगों से मिलना चाहता था, उनका रहन सहन देखना चाहता था, मगर मैं अम्मी के सामने ज़बान नहीं खोल पाया था। शादी तो उम्र भर का सौदा होती है, फिर मैं यूं ही कैसे किसी लड़की को फ़कत देखकर हाँ कह देता। खैर, उस दिन तो मैं चुप कर गया था, मगर अब मैं परेशान सा रहने लगा था। तो अम्मी ने मुझसे पूछ ही लिया, बताओ तो क्या हुआ है तुम्हें अरसलान? शादी की खुशी तुम्हारे चेहरे पर क्यों नहीं है? मैं बोला, अम्मी, शादी की खुशी मुझे क्यों करोगी? मैं लड़की को जानता नहीं, उसकी आदत से वाकिफ़ नहीं, मुझे इल्म नहीं है कि उसकी सोच कैसी है, वो मेरे साथ मुवाफ़िक़त रखती भी है या नहीं। फ़कत नाम का पता होना काफ़ी नहीं होता। अम्मी कहने लगी, मैं जानती हूँ ये सब तुम नौजवान नस्ल के बहाने हैं। सीधी सी बात है कि तुम अपनी होने वाली बीवी के साथ मोबाइल पर गुफ्तगू करना चाहते हो, मगर मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ कि इस चीज़ की ना तो मैं तुम्हें इजाज़त दूंगी और ना ही लड़की की अम्मी को ये पसंद है। 1-2 हफ्ते इंतज़ार कर लो, तुम्हारी शादी हो ही जानी है। फिर घंटों बैठकर अपनी बीवी के साथ बातें करना और एक दूसरे को समझने की कोशिश करना। मैं बोला, अम्मी आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? जब शादी हो गई तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अब तो मैं अगर देख लूँगा कि लड़की मेरे मिजाज से नहीं मिलती है, तो मैं ये रिश्ता ख़त्म कर दूंगा। अम्मी ने मेरी बात सुनी तो मुझे घूरने लगी थी। वो कहने लगी, अगर तुम्हें लड़की पसंद ना भी आई और तुम्हें ये भी लगे कि तुम इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, तो फिर भी तुम इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करोगे, क्योंकि ये मेरा हुक्म है और मेरी खुशी है। अगर तुमने मेरी खुशी का ख्याल ना किया तो मैं कभी तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। मैं तो अम्मी की बात सुनकर हैरान ही रह गया था। अम्मी उस लड़की के बारे में इस कदर जज्बाती क्यों हैं? मैंने तो आज से पहले कभी भी यास्मीन का नाम नहीं सुना था और ना ही कभी उसे देखा था। फिर एक अनजान लड़की की खातिर अम्मी ये सब कैसे कह सकती हैं? ये परेशानी लेकर मैं अपनी बाजी के पास भी गया था। वो पिछले 10 साल से बेवा होकर हमारे घर वापस आई हुई थी और यही जिंदगी गुजार रही थी। मैंने बाजी से कहा, यास्मीन लड़की कौन है? तो बाजी के चेहरे की रंगत एकदम से उड़ गई थी। वो कहने लगी, वो एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। मैं बोला, बाजी वो लड़की कम और पहेली ज़्यादा लग रही है। तो मेरी बहन मुस्कुरा दी, कहने लगी, इसी में तो शादी का मज़ा है। जब एक लड़की तुम्हें पहेली की तरह लगेगी तो तुम उसकी तरफ खींचे चले जाओगे। यूं तुम दोनों की अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बसर होगी। मैंने कंधे उचका दिए। मुझे पता चल गया था कि ये दोनों औरतें ठान कर बैठी हुई हैं, ये मेरी शादी करवा कर ही रहेंगी, तो फिर अब इनको कोई भी पीछे नहीं हटा सकता था, हत्ता कि मैं भी नहीं। यूं ही दिन गुजरते गए और फिर वो दिन भी आ गया कि मैं बारात लेकर यास्मीन को रुखसत करने के लिए उसके घर चला गया था। निकाह के वक्त यास्मीन को लाकर मेरे पास बिठा दिया गया था, मगर हैरत मुझे तब हुई जब मैंने उसके चेहरे पर घूंघट देखा था। मैं सोचने लगा कि भला आजकल के ज़माने में ये सब कौन करता है? लड़कियां तो अपनी शादी के दिन डांस करती हैं, और कहाँ ये कि अब भी घूंघट ओढ़ कर बैठी है। खैर, मैं कुछ नहीं बोला और फिर मौलवी साहब आ गए तो निकाह का शोर उठा था। निकाह पढ़ाया जाने लगा था। हक महर की बात हुई तो लड़की की वालिदा तो खामोशी नहीं थी, मगर मेरी अम्मी आगे बढ़ी और कहने लगी, हक महर में मैं अपना मकान यास्मीन के नाम करती हूँ। ये बात सुनकर तो मैं हैरान ही रह गया था। मैं जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और मैं बोला, अम्मी आप क्या कर रही हैं? तो अम्मी ने मुझे आंखें दिखाई और कहने लगी, बैठ जाओ, तुम्हारी बड़ी हूं मैं, मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं।
ये बात मुझे शदीद नागवार गुजरी थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सका था और चुप करके बैठ गया था। अम्मी ने मुझे बताया था कि ये सफ़ेद पोश लोग हैं और इनके घर शादी में ज़्यादा लोग मधु नहीं थे। इक्का दुक्का इनके रिश्तेदार थे और चंद लोग हम अपने साथ लेकर गए थे। खैर, फिर वो वक्त भी आ गया जब मैं अपनी बीवी को रुखसत करके घर ले आया था। चंद रस्में हुई, फिर मेरी बीवी को कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया। चाहता तो मैं भी यही था कि जल्द से जल्द अपनी बीवी के पास पहुंचूं और अब खुद इस पहेली को सुलझाऊं कि वो कौन है, कैसी है। मगर अम्मी मुझे उठने की इजाज़त ही नहीं दे रही थी। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और कहने लगी, अपनी बीवी को हमेशा खुश रखने की कोशिश करना। यास्मीन बहुत अच्छी लड़की है, वो मुझे बहुत पसंद है। कभी उसके साथ तुम्हारी नाराज़गी हो गई तो ये मत कह देना कि मेरे घर से निकल जाओ, बल्कि ये सोच लेना कि वो तुम्हारी माँ की पसंद है। मेरे चेहरे पर उमड़ती हुई बेजारी शायद अम्मी ने महसूस कर ली थी। तभी मुझसे कहा, अच्छा जाओ, अब अपने कमरे में चले जाओ, बाकी बातें फिर होंगी। मैं अपने कमरे में गया तो यास्मीन घूंघट ओढ़कर बैठी हुई थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और कुछ कहे बिना ही उसका घूंघट पलट दिया था। मैं तो उसका हुस्न देखकर दंग रह गया था। यास्मीन बेहद खूबसूरत थी। तस्वीरों में तो उसका हुस्न कुछ भी नहीं था। जब उसको रूबरू देखा तो ऐसा लगा कि जन्नत की कोई हूर मेरे सामने आ बैठी है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, यास्मीन, तुम बेहद खूबसूरत हो। उसके चेहरे पर अजीब किस्म के तासुरात थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने इस तरह का मुंह क्यों बनाया हुआ है। मैं बोला, क्या हुआ यास्मीन? तो यास्मीन ने अपना हाथ जोर से खींचकर मेरे हाथ से आज़ाद करवा लिया था। मुझे उसका यह अंदाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं बोला, क्या हुआ है? तो वो कहने लगी, मुझे बहुत नींद आ रही है, कल वलीमा है, कल भी मैं सारा दिन थक जाऊंगी, तो अब मैं सोना चाहती हूँ। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी बीवी शादी की पहली रात ही मेरे साथ ऐसा सलूक करेगी। मैं बेहद खूबसूरत लड़का था। मेरी तरफ कोई एक बार देख लेता तो मुड़कर लाजमी देखता था, मगर यहाँ तो मेरी बीवी ने मुझे धुतकार दिया था। मेरे चेहरे के तासुरात सख्त हुए थे। मैं बोला, तुम्हें बात करने का सलीका नहीं आता? मैं ना चाहते हुए भी गुस्सा कर रहा था। मेरी बात सुनकर यास्मीन की आंखों में आंसू आ गए थे। यास्मीन को रोता हुआ देखकर एकदम मेरा गुस्सा ठंडा पड़ गया था। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था कि शादी की पहली रात ही मैं अपनी बीवी को रुला दूंगा। इसीलिए मैंने उससे कहा, ठीक है, रोने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उससे पूछा, तुम कुछ खाना चाहोगी? तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया और कपड़े तब्दील करके आकर लेट गई और सो गई। जबकि मैं तो सकते के आलम में ही रहा था। मुझे अपनी बीवी की यह हरकत अच्छी नहीं लगी थी। फिर मैंने सोचा कि शायद वो भी मुझे एटीट्यूड दिखा रही हैं, या हो सकता है कि वो मुझसे शर्मा रही है। अपनी बीवी का दिल जीतना अब मुझ पर फ़र्ज था। उसे तो मेरा दिल जीतने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैं तो पहली ही नज़र में उस पर फिदा हो गया था। सुबह मेरे जागने से पहले ही यास्मीन उठकर कमरे से बाहर गई हुई थी। मैंने मुँह हाथ धोया और कमरे से बाहर आ गया। देखा तो मेरी बीवी किचन में मसरूफ़ है, जबकि मेरी बहन उसका हाथ पकड़कर कह रही है कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बड़ी बाजी जब घर में मौजूद है तो तुम आराम से बैठकर खाओ पियो, अपने शौहर के साथ खुशियाँ मनाओ। जबकि यास्मीन बोली, बाजी, मैं आपसे काम करवाऊँ तो लानत है मुझ पर। मैं उनकी ये नोक-झोंक देखकर मुस्कुरा दिया और जाकर अम्मी के पास बैठ गया था। खैर, यास्मीन जीत गई थी। उसने ही नाश्ता बनाया था। जब वो नाश्ता देने मुझे अम्मी के कमरे में आई तो मैं उसकी तरफ देखकर बोला, अम्मी, आपकी बहू बहुत शर्माती है। मेरी ये बात सुनकर यास्मीन कमरे से ही चली गई थी, जबकि मेरी अम्मी का रंग भी जर्द पड़ गया था। मुझे समझ नहीं आया कि उन्हें क्या हुआ है। मैं बोला, अम्मी क्या बात है? तो अम्मी कहने लगी, बेशर्म, ऐसी बातें अपनी माँ के सामने नहीं करते। तो मैं हंस दिया था। खैर, नाश्ता किया तो फिर मैं घर से बाहर चला गया। फिर वही वलीमे की तैयारियों में सारा दिन गुजर गया। अम्मी ने वलीमा बहुत ही छोटे पैमाने पर किया था। अपनी कुछ सहेलियों को ही बुलवाया था। अपने किसी रिश्तेदार को तो उन्होंने दावत ही ना दी थी, बल्कि वलीमे का खाना यतीम खाने में भेज दिया था। मैंने पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो वो कहने लगी, मेरी बहू इतनी प्यारी है, कहीं मेरे रिश्तेदारों की नज़र ही न लग जाए तुम दोनों की जोड़ी को। और ये खाना मैंने यतीम खाने में इसलिए भेजा है कि अल्लाह राज़ी हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है अम्मी, आपने अच्छा किया। रात हुई तो मैं फिर से अपने कमरे में चला गया था। मेरी बीवी आज मेरे आने से पहले ही कपड़े तब्दील करके बिस्तर पर सोने के लिए लेट चुकी थी। मैं फ्रेश होकर बाहर आया और यास्मीन से बात करने की कोशिश की थी, मगर यास्मीन ने मेरी बात का जवाब न दिया था। वो ऐसे बन गई थी जैसे वो सोई हुई है। मुझे उसकी इस अदा पर हंसी आ गई थी और मैं भी सोने के लिए लेट गया था। सुबह हुई तो अम्मी कहने लगी, अरसलान,
तुम्हारी खाला का फ़ोन आया था। वो बहुत गुस्सा कर रही थी कि हमने उन्हें तुम्हारी शादी पर मदऊ नहीं किया। तो मैंने बहाना बना दिया था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो शादी छोटे पैमाने पर की है। अब उन्होंने मुझे अपने सर की कसम देकर कहा है कि तुम और तुम्हारी बीवी उनके घर दावत पर ज़रूर जाओगे। मैंने कहा, अम्मी, अभी तो मैंने और यास्मीन ने मिल बैठकर बातचीत भी नहीं की, ऐसे कैसे हम दावत पर चले जाएं? तो अम्मी कहने लगी, कुछ भी हो, तुम लोगों को तो जाना ही पड़ेगा। मेरी बहन की नाराज़गी का सवाल है, नहीं तो वो मुझसे बात भी नहीं करेगी। मैंने कहा, ठीक है अम्मी, चले जाएंगे। शाम हो गई तो हमने तैयारी की और खाला के घर दावत पर चले गए थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में इस तरह का दिन आएगा। हम खाला के घर गए तो उन्होंने बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया। खाना लगाया हुआ था। मैं और मेरी बीवी डाइनिंग हॉल में बैठे थे। मैंने सीख कबाब अपनी प्लेट में रखा जब अचानक बाहर से मेरा कज़न आ गया था। मेरी खाला का बेटा कहने लगा, माफ़ कीजिएगा, मैं ट्रैफिक में फंस गया था, इसीलिए वक्त पर पहुंच न सका। मैं उठकर उसको गले लगाने लगा था, मगर जब उसकी नज़र मेरी बीवी पर पड़ी तो वो 2 कदम पीछे हटा था। मैं हैरान हुआ और अपनी बीवी को देखा तो वो बेतहाशा डरी हुई थी। उसके गले में नवाला अटक गया था। मैं ये मंजर देखकर चौंक गया। मैंने नबील से कहा, तुम अपनी भाभी को पहले से जानते हो? उसने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला, नहीं नहीं, मैं इनको नहीं जानता, आप खाना खाएं। मैं फिर से खाना खाने के लिए बैठ गया था, मगर मेरी सारी तवज्जो नबील और यास्मीन की तरफ थी। दोनों ही एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। मेरी बीवी तो पहले ही मेरे लिए एक पहेली बनी हुई थी। शादी से पहले ना तो उससे बात हो सकी और ना ही अब वो शादी के बाद मुझसे बात कर रही थी। और अब नबील और यास्मीन का एक दूसरे की तरफ देखना मुझे परेशानी में मुब्तला कर गया था। मैं सोच में डूबा हुआ था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ऐसे हालात में खाना तो मुझसे क्या ही खाया जाता। बस मैं प्लेट में चम्मच हिलाता रहा था कि किसी को शक न पड़े कि मैंने कुछ खाया नहीं है। फिर मैं उठ गया और नबील से कहा, आओ ज़रा छत पर चलकर चहलकदमी करते हैं। उसने भी कहा, जी जी, आइए मेरे साथ। हम दोनों छत पर चले गए थे। नबील बड़ा परेशान था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो नबील कहने लगा, भाई, मुझे ये बताएं कि आपने भाभी को कहाँ पसंद किया था? मैं बोला, मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा था, ये मेरी अम्मी की पसंद है। नबील ने अपने सर पर हाथ रख लिया। वो बोला, हाँ तो खाला तो है ही मासूम। मैं बोला, तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे सीधी तरह से बताओ। नबील कहने लगा, भाई मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसी बात मैं आपको बताऊं या नहीं। मुझे डर है कि कहीं मेरे कुछ कहने की वजह से आपका घर खराब ना हो जाए, और फिर दिल में ये भी डर है कि कहीं अगर आपको सच ना बताकर मैं आपके साथ ज्यादती न कर जाऊं। मैंने नबील को घूर कर देखा। मैंने कहा, जो भी कहना है सीधी तरह से कहो, मुझसे पहले मत बुझवाओ। नबील बोला, भाई, मैं चंद माह कबल बुरी सोहबत का शिकार था। मैं ऐसी जगहों पर जाता था जहाँ शरीफ व शुरफा नहीं जाते। मैं तवाइफों के अड्डे पर जाया करता था। मुझे उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। एक दिन अड्डे की मालकिन कहने लगी कि अड्डे में नई तवाइफ आई है, अगर तुम उसको हासिल करना चाहते हो तो पैसे भी डबल देना होंगे। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैं डबल पैसे देने को तैयार हूँ, बस लड़की मेरे सामने लाए। मुझे कमरे में ले जाया गया और जब मैं जाके बैठा तो मेरे सामने पता है किसको लाया गया? मेरे सामने यास्मीन को लाया गया था। तब वो मेरे लिए बिल्कुल एक गैर लड़की थी। मुझे वो प्यारी भी लगी थी। मैंने उसके साथ वक्त बिताया। आज भाभी को आपके साथ देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। मैं नबील की बात सुनकर अपने कदमों पर खड़ा न रह सका। अगर उसने मेरा हाथ ना थामा होता तो मैं ज़मीन पर गिर चुका होता। मैं बोला, तुम ये सब क्या कह रहे हो नबील? नबील कहने लगा, भाई, मैंने अगर एक लफ्ज़ भी झूठ बोला हो तो मुझे अभी मौत आ जाए। आपकी बीवी तवाइफ रह चुकी है। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था। मैं छत से नीचे आया और यास्मीन का हाथ पकड़कर उसे तकरीबन घसीटते हुए ही घर से बाहर लेकर जाने लगा था। खाला आगे बढ़कर कहने लगी, क्या हुआ है, ये सब क्यों कर रहे हो? मगर मैं कुछ भी न कह सका और अपनी बीवी को लाकर गाड़ी में फेंकने के अंदाज में बिठा दिया था। वो बस खामोशी से मुझे देख रही थी। उसके इस तरह से देखने पर मेरा दिल चाहता था कि मैं उसका मुंह नोच लूं, मगर मैं कुछ भी न कर सका और उसे घर ले आया था। मैंने यास्मीन को अम्मी के सामने धकेला था और कहा, अम्मी, आपने मेरी बीवी किस कोठे से पसंद की है? मेरी बात सुनकर अम्मी हक्का बक्का रह गई और कहने लगी, क्या कह रहे हो तुम? अपने होशो हवास में तो हो ना? मैंने कहा, हाँ, मैं अपने होशो हवास में हूँ। आप मुझे बताएं कि जब आपने मेरे लिए इस लड़की को पसंद किया था तो आप होशो हवास में थी
ये कोठे से आई हुई औरत मेरे लिए रखी थी क्या? अम्मी कहने लगी, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो मैं बोला, आज मुझे नबील ने बताया है कि मेरी बीवी कोठे में रहती थी। ये पैसों के एवज दूसरे मर्दों के साथ वक्त गुजारती थी। मेरा तो आपने शर्म से सर झुका दिया है। मेरा तो जी चाहता है कि अभी उसको तलाक दे दो, बल्कि दे ही देता हूँ। मैं अभी तलाक देने ही लगा था। तो अम्मी कहने लगी, तो अब हमारे घर की मालकिन है ये लड़की, ये तुम्हें घर से निकाल देगी। मैं चुप करके अपने कमरे में आ गया था। मैं तवाइफ को अपना घर नहीं दे सकता था, इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं इसको तलाक तो दूंगा नहीं और ना ही इसकी शक्ल देखूंगा। मेरी बहन मेरे पास आई और कहने लगी, हो सकता है कि नबील को कोई गलतफहमी हुई हो। तुम अपनी बीवी की तरफ से दिल बुरा मत करो, उसके साथ अच्छा वक्त गुजारो। शादी के ये दिन चले जाएं तो फिर वापस नहीं आते। मुझे यकीन है कि तुम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के बहुत अच्छे साथी बनोगे। मैं बोला, मैं उस औरत की शक्ल नहीं देखना चाहता, और आप कहती हैं कि अच्छे साथी बनोगे? आप भी कमाल करती हैं। मेरी बहन कहने लगी, एक बार जाकर अपनी बीवी से पूछो तो कि क्या वो ये सब करती रही है। मैंने कहा, मुझे उससे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। तब बाजी ने मुझे अपने सर की कसम दी थी। अब मुझे अपनी बीवी के साथ बात करना ही पड़ी थी। मैंने यास्मीन से कहा, मुझे बताओ, तुम शादी से पहले ये सब काम करती थी? तो वो बोली, अगर आपने मुझसे ये बातें पहले पूछ ली होती तो शायद मैं आपको जवाब भी दे देती, लेकिन अब जब आपने मुझे अपनी वालिदा और बहन के सामने रुस्वा कर ही दिया है तो मैं आपको अपनी कोई भी सफाई पेश नहीं करूंगी। आपको जो समझना है समझे। मुझे उसकी हिम्मत पर मजीद तैश आया था और मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। मैं बोला, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मैंने अपनी बीवी से अपना कमरा भी अलग कर लिया था। मुझे तो ये लगता था कि मेरी अम्मी और बहन भी मेरी बीवी से नफरत करने लगेंगी, मगर मामला इसके बरक्स था। मेरी बड़ी बहन और अम्मी हर वक्त मेरी बीवी की खिदमत में मसरूफ रहती थी। उठते बैठते मेरी बीवी के साथ ही चिपकी रहती थी। एक दिन बाजी मेरे पास आई। वो बहुत परेशान लग रही थी। कहने लगी, जल्दी करो, तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब है, उसको डॉक्टर के पास ले चलो। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और साफ साफ कह दिया कि मैं इस औरत को अपने साथ कहीं भी लेकर नहीं जाऊंगा। जिस तरह इसको नबील ने पहचान लिया, क्या पता डॉक्टर भी इसका गाहक रह चुका हो। मैं अपनी जगह जगह पर नाक नहीं कटवा सकता। मैं इस औरत को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा। आप ले जाना चाहती हैं तो शौक से लेकर जाएं। मैंने अपनी बीवी को बिल्कुल ही छोड़ रखा था। उसके दर्द बीमारी में मेरी अम्मी और बहन ही काम आती थी। मुझे अपनी बीवी के होने या ना होने से बिल्कुल कोई फर्क ना पड़ता था। अब तो यास्मीन भी मुझसे दूर दूर ही रहने लगी थी, और जब कभी मैं घर आता तो अगर वो सहन में बैठी होती तो उठकर कमरे में चली जाया करती। या यूं समझे कि एक घर में रहते हुए भी हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। और तकरीबन 1 महीने से तो मैंने उसका चेहरा न देखना तो दूर की बात, उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी थी। आज फिर मेरे पास बाजी आई और उनके चेहरे की रंगत बिल्कुल जर्द हो चुकी थी। वो कहने लगी, मेरी मदद करो, तुम्हारी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अगर ज़रा भी कोताही हो गई तो वो जान से जाएगी। मैंने कंधे उचका लिए। मैंने कहा, मेरी बला से वो जिए या मरे, मुझे कोई परवाह नहीं है। आप उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहती हैं तो शौक से लेकर जाएं, मगर मुझे मत कहें। इतना कहकर मैं घर से निकल गया था। शाम में जब मैं वापस आया तो मुझे मेरे घर के सामने गैर मामूली रश मिला था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आखिर ये सब क्या हुआ है। मैं भागकर घर में दाखिल हुआ तो पता चला कि यास्मीन मर चुकी है। उसकी मौत का सुनकर भी मुझे किसी किस्म की कोई मलामत नहीं हुई, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पूरे वजूद में सुकून की लहर दौड़ रही थी तो ये कुछ गलत नहीं होगा। मुझे किसी के मुंह से ही पता चला था कि शाम 5 बजे का जनाजे का टाइम है। मैंने घड़ी देखी तो 5 बजने में 15 मिनट रह गए थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया और चार्जर लिया और घर से निकल गया था। मोबाइल तो मैंने ऑफ कर रखा था कि जब जनाजा हो जाएगा तभी घर जाऊंगा, क्योंकि मैंने जब उससे अपनी ज़िंदगी में कोई ताल्लुक़ नहीं रखा तो मरने के बाद फिर कैसे उसके जनाजे को कंधा देता। रात गए जब मैं घर लौटा तो हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। तमाम मेहमान जा चुके थे। घर से अभी भी मैयत उठने की खुशबू आ रही थी। मैं अपने कमरे में आ गया तो बाजी भी मेरे पीछे ही आ गई थी। वो कहने लगी, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि तुम इस कदर बेहिस निकलोगे। मैंने कहा, बाजी मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे तंग मत करें और कमरे से चली जाएं। बाजी भी कमरे से बाहर निकल गई थी। सुबह जब मैं घर से बाहर निकला तो मुझे मोहल्ले के मौलवी साहब नजर आए थे। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, तुम्हारी बीवी का जनाजा था, तुम कहाँ थे? मैंने कहा, मेरी उससे कोई रंजिश थी, इसी वजह से जनाजे में शामिल नहीं हुआ। तो मौलवी साहब कहने लगे,
दुश्मनियां सिर्फ जीते जी ही निभाई जाती हैं, मरने के बाद तो दिल को साफ कर देना चाहिए। तो मेरे साथ कब्रिस्तान चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने लाख टाल मटोल की, मगर मौलवी साहब कहाँ ठहरने वाले थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले गए। कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो खूबसूरत भीनी भीनी सी खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया था। मैं बोला, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? तो मौलवी साहब कहने लगे, तुम्हारी बीवी की कब्र से। ये बात सुनकर तो मुझे हैरत का झटका लगा। मैं मौलवी साहब के अमर अपनी बीवी की कब्र पर पहुंचा तो वहां जाकर इस बात की तस्दीक हो गई थी कि ये सारी खुशबू मेरी बीवी की कब्र से ही आ रही थी। ये चीज़ तो नाकाबिले यकीन थी। मुझे गहरा सदमा लगा था। तो मैंने ये बात अपनी बाजी से की थी। मैंने उनसे कहा, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगी, मगर क्या आप जानती हैं, पूरा कब्रिस्तान यास्मीन की कब्र की खुशबू से महक उठा है। बाजी, वो तो एक तवाइफ थी, फिर उसकी कब्र कैसे खुशबूदार हो सकती है? मेरी बहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, इधर बैठो, मैं तुम्हें एक बात समझाती हूँ। मैं बोला, जी जी बाजी, बताएं। तो बाजी कहने लगी, तुम जानते हो ना, 10 साल कबल मेरे शौहर की वफ़ात हो गई थी। मेरी उम्र कितनी थी? मैं भी जवान थी। मेरा भी जी चाहता था कि मैं अपने शौहर के साथ वक्त गुजारूं, मगर उसकी ज़िंदगी ने मोहलत ना दी। अब मैं बेवा होकर आप लोगों के पास आकर रहने लगी तो आप लोगों को लगा कि शायद मुझे रोटी कपड़ा मिल रहा है, तो मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे साथ की, प्यार की, मोहब्बत की ज़रूरत थी। मैं अपनी ज़िंदगी की ये कमी मिटाने के लिए मोबाइल पर एक लड़के के साथ दोस्ती कर बैठी थी। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे शादी करेगा और फिर हम हंसी खुशी रहेंगे। एक दिन उसने मुझे पार्क मिलने के लिए बुलाया। उसने कहा था कि वो मेरा रिश्ता भेजने से पहले एक बार मुझसे मिलना चाहता है। मैंने उसकी ये ख्वाहिश पूरी की और अपनी एक दोस्त को लेकर अहमद से मिलने चली गई थी। मेरी दोस्त मुझसे छोटी थी और तुम में से कोई भी उसके बारे में नहीं जानता था। मैंने यास्मीन के साथ दोस्ती फेसबुक पर की थी। जिस तरह मैं मजबूर और लाचार थी, इसी तरह वो भी मजबूर लड़की थी। उसके वालिद की वफ़ात हो चुकी थी और वो घर में सबसे बड़ी थी। अपने बहन भाइयों का पेट पालना उसकी जिम्मेदारी थी। हम दोनों फेसबुक पर अपने दुख एक दूसरे के साथ शेयर करती रहती थी। अब मैंने उससे कहा कि यास्मीन, तुम पार्क में आओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वो मेरे साथ पार्क में आ गई थी। जब हम दोनों वहाँ पहुँच चुकी तो मैंने उसे बताया कि मैं अहमद से मिलने के लिए आई हूँ। वो मेरे साथ खूब लड़ी थी और बोली थी कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, मैं वापस जाना चाहती हूँ। मगर मैंने उसको दोस्ती की कसम दी और कहा, तुम मेरे साथ रुकी रहो, हम अहमद से मिल लेंगे, फिर तुम घर चली जाना। उसने मेरी बात मान ली। अहमद आया, हम दोनों को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गया। मैंने रास्ते में पूछा कि तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? तो वो कहने लगा, मैं एक अच्छे से होटल में लेकर जा रहा हूँ, हम वहाँ मिलकर खाना खाएंगे। मैंने हामी भर ली। मगर पता है वो हमें कहाँ लेकर गया? वो हम दोनों को कोठे पर ले गया था। उसने मुझे और यास्मीन को फ़रोख्त कर दिया था। यास्मीन बेकसूर थी, मगर वो फ़रोख्त की जा चुकी थी। यास्मीन की उम्र कम थी और वो कंवारी भी थी, तो कोठे के नायका ने सबसे पहले उसको फ़रोख्त किया था। और तुम्हें मालूम है क्या, उसका पहला गाहक कौन बना था? उसका पहला गाहक नबील बना था। यास्मीन ने बड़ी होशियारी दिखाई थी और बातों बातों में नबील का मोबाइल उससे लेकर बाथरूम में चली गई थी। उसने पुलिस को कॉल मिला दी थी। वो तब तक बाथरूम में रही जब तक पुलिस उस कोठे पर पहुंच नहीं गई थी। पुलिस ने मुझे और यास्मीन को बाजियाब करवा लिया था। हमारे समेत बाकी जितनी भी लड़कियां थीं जो ये धंधा मजबूरी के तहत कर रही थीं, उनको भी बाजियाब करवा लिया गया था। हम दोनों खैर आफियत से घर पहुंच गई थी। अरसलान, तुम्हारी बहन की इज्जत फ़कत और फ़कत यास्मीन की वजह से बची है। अगर वो होशियारी ना दिखाती तो आज मैं भी किसी कोठे की जिन्नत होती। और जहां तुम्हें सिर्फ नबील ने बताया कि तुम्हारी बीवी बदकिरदार है, वहां तुम्हें शहर का हर दूसरा आदमी ये बताता कि वो तुम्हारी बहन के साथ वक्त गुजार चुका है। और जहां तक बात है नबील की, तो वो भी उसके साथ वक्त नहीं गुजार पाया था, क्योंकि यास्मीन उससे मोबाइल लेकर बाथरूम में घुस गई थी। तुम्हारी बीवी एक पाक साफ और अच्छी औरत थी। उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। गलती मेरी थी, जिसकी सज़ा उसने काटी। मैंने तो उससे कहा था कि बता दो अपने शौहर को सब कुछ, कि तुम बेकसूर हो। तो यास्मीन ने कह दिया कि आपको मेरे सर की कसम है, आप अरसलान को कुछ भी नहीं बताएंगी। मैं नहीं चाहती कि एक बहन अपने भाई की नज़रों में गिर जाए। ये सब बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा था कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने एक ऐसी लड़की जिसने अपनी सारी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स देखी थी,
उसके साथ इतना बुरा किया था कि वो मेरी बेरुखी बर्दाश्त न कर सकी और मौत के मुंह में जा गिरी थी। अब हर रोज मैं यास्मीन की कब्र पर जाकर उससे माफी मांगता हूँ। मेरा दिल नाराज रहता है कि मैंने एक बेगुनाह लड़की के साथ ऐसा किया। अब आप मुझे बताएं कि क्या यास्मीन मुझे माफ कर देगी? मैंने मुनासिब सा रिश्ता देखकर अपनी बहन की भी शादी कर दी है। उसका घर बस गया है, मगर मेरा घर और खुशियां दोनों ही उजड़ गई। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।